बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। आगे का जो पोर्शन रह गया उसको पूरा कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि कल की क्लास में हमने अमेंडमेंट पढ़े थे और अमेंडमेंट दो थे बेटा। पहला अमेंडमेंट क्या था? सेक्शन 6 के अंदर था कि अगर किसी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर 120 दिन से ऊपर रह गया है और उसकी जो इंडियन इनकम है, वो इंडियन इनकम कितनी है बेटा? इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर, उस केस में उसे रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन सेक्शन की तरफ, जैसे हम क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर पाएं। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा आज भी इसके अंदर आपको। आइए बेटा, ये जो मैंने कल आपको नोट लिखवाया था ना, ये टैक्सेशन ऑफ इनकम, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर आज हम। चलो लिखो इसके अंदर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप of total income and taxation under section 5। ठीक है बच्चों, मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होनी है। उसके लिए आपका स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। स्टेटस हमने जान लिया, हमने देख लिया स्टेटस कैसे निकलता है। अब उस स्टेटस के बिहाव पर किस तरह से टैक्स लगता है वो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए लिखो इसके अंदर, पहले थोड़ा सा लिख लो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंस रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है लगना, कितना किस पर टैक्स लगेगा, ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम ऑब्लिक फॉरेन इनकम। अभी देखो उसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि सर कितनी इनकम फॉरेन फॉरनर के हाथ में, मतलब नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी, और कितनी इनकम रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। और यही सेक्शन 5 हमें समझाएगा। आइए इसको मैं दो पार्ट बनाता हूं। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर हम लिखते हैं इंडियन इनकम। इंडियन इनकम कौन सी होती है? इंडियन इनकम, उसकी बात करते हैं बच्चों। तो अब इंडियन इनकम होगी, ये चार जो इनकम मैं लिख रहा हूं बेटा, ये इंडियन इनकम है। 1 2 3 और 4। पहली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया।
अगर कोई भी पैसा आपको इंडिया में रिसीव्ड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। दूसरी इनकम है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी क्या है अभी बात करेंगे हम। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरी है अक्रू इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया। और फोर्थ है बेटा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी टोटल चार इनकम है जो इंडियन इनकम है। और इसके साथ में होती है बी पार्ट के अंदर फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कौन सी है? इसमें सिर्फ दो ही इनकम आती है बेटा फॉरेन में। पहली होगी आपकी इनकम, इनकम इज नॉट रिसीव्ड, इनकम इज नॉट रिसीव्ड और नॉट डीम टू बी रिसीव्ड। या आपको मिली नहीं या मिलने वाली भी नहीं है इन इंडिया, वो कौन सी इनकम होती है? फॉरेन इनकम। लिख लो, एक मिनट में समझा दूंगा क्या मतलब है इसका। दूसरे लिखो बच्चा इसमें, इनकम, इनकम विच डज नॉट अप्रूव और अराइज इन इंडिया। डज नॉट अक्रू अराइज इन इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम। आपने लिख लिया तो मैसेज करो मुझे, हाँ सर हमने लिख लिया ये। यस। तो बच्चों अब इसमें एक कैटेगरी और डाल रहा हूं मैं, ये है नोट की कैटेगरी। नोट, ये नोट बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। नोट क्या है? रेमिटेंस का नोट है बेटा, रेमिटेंस। फिर रेमिटेंस क्या होता है सब समझाऊंगा बेटा, ऊपर से लेकर लास्ट तक पूरा समझाना है। पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमारे नोट्स तैयार रहें एग्जाम टाइम पर। मैं यही तो करना है, रेमिटेंस ऑफ इनकम। रेमिटेंस, पहला वाला रेमिटेंस है वो अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मोड होगा तो एग्जम्प्ट होगा। यदि अनअप्रूव्ड मोड होगा तो ये टैक्सेबल होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रेमिटेंस के बारे में तो आपको ये एज्यूम करना है
वो अपवर्ड मोड है अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? नोट करो। अब देखो ये जो मैंने टेबल बनाई थी ऊपर ये वाली, ये टेबल, ये जो टेबल है आपकी ऊपर वाले, इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। इस टेबल में मैंने वही बातें लिखी हैं, सारी की सारी मैंने वही बातें लिखी हैं बच्चों जो मैंने अभी आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के बारे में बताया है। वही तो टेबल है ये। और मैंने इसको आर ओ आर और एन आर के बारे में बताया। तो अब मैं इसको और सिंपल लिखता हूँ, समझाऊंगा इस टेबल को मैं और सिंपल, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें कैसे चलना है उसको जरूरी है हमारे लिए। इस टेबल को मैं और सिंपल कर देता हूँ, एकदम सिंपल। ये लो सर, अभी क्रक्स आएगा पूरा का पूरा। ये इनकम है, ये आर ओ आर भाई साहब, ये आर एन ओ आर भाई साहब, और ये एन आर। तीन लोग हैं बच्चों। हाँ सर, तीन लोग हैं। पहली इनकम कौन सी थी हमारी? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम है बेटा, आर ओ आर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी, आर एन ओ आर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी, और एन आर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी। मतलब सबके हाथ में टैक्सेबल होती है कौन सी? आपकी इंडियन इनकम। और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ये आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होती है, और एन आर के हाथ में नॉट टैक्सेबल होती है बेटा, नॉट टैक्सेबल। परंतु जो आर एन ओ आर है, आर एन ओ आर है, उसके लिए छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है लिख देता हूं यहां पर। सर, ओनली ओनली टू टाइप, ओनली टू टाइप ऑफ फॉरेन इनकम, ऑफ फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल। क्या लिखा मैंने कि वैसे नॉर्मली तो क्या होती है बेटा, ये आपकी एग्जम्प्ट रहती है, बस सिर्फ दो ही टैक्सेबल होगी फॉरेन इनकम। ये दो कौन सी है बच्चों? चलो तो मैं नोट बना देता हूँ साथ साथ में। ये दो हैं, ये वाली, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। और दूसरी वाली है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। चलो सर,
अब इसको हम समझ लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। आपने नोट कर लिया तो आप समझना स्टार्ट करते हैं बेटा। नोट हो गया बेटा सबका? युवराज, मुकुल, विनय। सिद्धार्थ। चलिए, अब 2 मिनट तक आप सुनेंगे इसमें, पूरी कहानी को 2 मिनट सुनेंगे आप, तब ये पूरा समझ में आएगा मैंने क्या लिखवाया। ये तो नोट्स बन गए हमारे। अब समझिए बेटा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने आपको क्लास अब स्टार्ट किया था स्टेटस वाला, तो मैंने आपको ये समझाया था कि सर आपका स्टेटस के हिसाब से ही आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने ये भी प्रूफ किया था कि अगर आप एक रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम, मतलब ग्लोबल इनकम, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। चाहे आप कहीं से भी पैसा कमाओ, सारी कहाँ पर टैक्स हो जाएगी? इंडिया में। और यदि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो केवल आपकी फॉरेन इनकम ही क्या होगी? इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। ठीक है, तो इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। तो दो बातें समझ में आई कि अगर मैं रेजिडेंट बनता हूं तो पूरी इनकम, होल इनकम क्या होगी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और यदि मैं नॉन रेजिडेंट बनता हूं तो केवल इंडियन इनकम क्या होगी मेरी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात हमने पहली क्लास से ही हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल कर रहे हैं, हमें याद है। अब देखो, मैंने बताया कि सर ये इंडियन इनकम क्या होती है। ठीक है, आपने कहा सर अगर नॉन रेजिडेंट है चाहे रेजिडेंट। अब देखो, मैं अगर इनकम को डिफाइन करूं कि जो इंडियन इनकम होती है बेटा, हमारी इंडियन इनकम, ये तो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो चाहे आप रेजिडेंट हो, दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो रही है। और फॉरेन इनकम जो होती है बेटा आपकी, फॉरेन इनकम, वो केवल रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है ना? अब इसको कैसे भी पढ़िए, बात तो एक ही है कि अगर आप एक फॉरेनर हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। इसका मतलब इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। पर फॉरेन इनकम केवल किसके हाथ में? रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसी बात को मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स में बना के दिया है। देखो कैसे लिखा मैंने। मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि साहब वो तो ठीक है, अब ये इंडियन इनकम कौन सी होती है और फॉरेन इनकम कौन सी होती है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि साहब इंडियन इनकम कौन सी है। इंडियन इनकम कौन सी है बेटा? ये 4 टाइप की इनकम, 1, 2, 3 और 4, ये है सबका इंडियन इनकम आपकी। कि सर अगर कोई इनकम, कोई भी पैसा आपको इंडिया में रिसीव्ड हो गया, चाहे कमाया आपने कहीं से भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं यूएस का पर्सन हूं, ठीक है, और मैं इंडिया आ गया। चलो एक और सिंपल करता हूं एग्जाम्पल, कि सर मेरे पास यूएस में एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूएस में रेंट पे दिया, और मुझे जो रेंट है बेटा वो इंडियन अकाउंट के अंदर, मतलब इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है ना? जैसे मान लो मैं जयपुर में हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है यूएस के अंदर, और वो रेंट मुझे कहां मिल रहा है? इंडिया में मिल रहा है। तो मुझे बताओ रिसीव्ड कहां हो गया ये? इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब जब रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए तो भी क्या मानेंगे उसको? हम इंडियन इनकम मानेंगे। कमाए चाहे कहीं से भी हो, आपने कहीं से भी कमाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इंडिया में रिसीव कर लिया तो इंडियन इनकम है। पहली बात ये है। समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। दूसरा देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए इसके अंदर कि सर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? अभी मैं आपको लिखवाऊंगा ये कि सर ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में डीम्ड मान ली जाएगी, रिसीव्ड हो गई है। तीसरे अक्रू इन इंडिया, मतलब इंडिया से कमाई गई। अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको तो उसको बोलेंगे इंडिया से कमाई गई, इंडिया से कमाई गई। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपकी? अक्रू इन इंडिया। अब चाहे रिसीव्ड कहीं पे भी हो, रिसीव्ड कहीं पर भी हो, कमाई कहां से? आपने इंडिया से।
डीम्ड वाली वापस बताना बेटा। डीम्ड मैंने बताया नहीं, पूरा नोट बनाऊंगा डीम का, तो डीम्ड का नोट बनाऊंगा। डीम ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, तो डीम्ड का तो पूरा नोट बना के दूंगा अभी आपको मैं। तो डीम को एक बार होल्ड कीजिए आप। रिसीव्ड का मतलब इंडिया में मिल गई कमाई, चाहे कहीं पे ही हो। अक्रू का मतलब है इंडिया से कमाई गई, रिसीव्ड चाहे कहीं पर भी हो। जैसे मान लो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है और वो दिल्ली में, जयपुर में है। मेरी एक प्रॉपर्टी जयपुर में है और उसको मैंने रेंट पे दे रखा है, और ये रेंट मैं दुबई चला गया हूं। रेंट मुझे कहां मिल रहा है? दुबई में मिल रहा है। तो अब ये रिसीव्ड कहां हो रहा है बेटा? दुबई में हो रहा है। और कमाया कहां से आपने? इंडिया से कमाया। तो अब ये जो रेंट है बेटा, ये क्या होगा? ये इंडियन इनकम होगा। इसे भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम ही कहेंगे। और इंडियन इनकम क्या होती है? सबके हाथ में टैक्सेबल होती है। समझ में आया? ठीक है सर। और लास्ट में डीम्ड टू बी अक्रॉस इंडिया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो जो वर्ड डीम्ड लिखा है मैंने, जो वर्ड डीम्ड लिखा है, इसको तो एक बार होल्ड करो बेटा। डीम के अंदर कुछ बातें लिखवानी पड़ेंगी मुझे, पर ये दो सिंपल बातें पहले ये सीख लो कि अक्रू इन इंडिया का मतलब क्या होता है और रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है। पहले तो यहां तक समझ में आया आपको? क्या रिसीव्ड का मतलब और अक्रू का मतलब समझ में आया? ठीक है, फिर आगे। फिर मैंने बात की कि सर फॉरेन इनकम कौन सी होती है। कि फॉरेन इनकम वो इनकम होती है बच्चों, जो ना तो रिसीव्ड किया आपने इंडिया में, और ना ही डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया के अंदर, या फिर ना तो आपने अक्रू और अराइज किया इंडिया के अंदर। मतलब ऐसी कोई इनकम जो बाहर कमाई है और बाहर ही मिल गई है। जब बाहर कमाने वाले हो और बाहर ही मिलने वाली है, वो इनकम कौन सी? आपकी फॉरेन इनकम है। ऐसी इनकम जिसमें इंडिया का लेना देना कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि सर मैं यूएस में जॉब करता हूं, वहीं पर रहता हूं। ठीक है, हूं मैं इंडिया का, पर वहीं पर रहता हूं मैं। अब यूएस में मैं जॉब करता हूं, वहीं पर रहता हूं, तो मुझे सैलरी भी कहां मिलती है बेटा? यूएस में मिलती है। तो कमाया कहां पर? यूएस में। रिसीव्ड कहां किया? यूएस में। तो ये वो इनकम बेटा, इस इनकम का क्या बोलेंगे हम? फॉरेन इनकम कह देंगे। ठीक है ना? अगर ये पैसा मुझे रिसीव हो जाता है इंडिया में, तो इंडियन इनकम बन जाती। अगर ये कमा लेता है इंडिया में, तो इंडियन इनकम बन जाती। पर फॉरेन इनकम कब बनेगी? ये कि मैंने कमाया भी बाहर है और ये रिसीव भी मैंने क्या किया? बाहर किया है। ठीक है बच्चों, तुम क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम। अब रेमिटेंस की बात करते हैं। इस पर मैंने अलग से नोट भी लगवाया बेटा। देखो सब रेमिटेंस में बहुत गलतियां होती है बच्चों से। रेमिटेंस क्या होता है वो उसकी बात करते हैं बेटा। रेमिटेंस का मतलब होता है बेटा भेजना। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना। ठीक है? तो भेजना मतलब सोच के देखिए बेटा कि मैं दुबई में काम करता हूं और मैं अपने घर पे पैसा भेजता हूं हर महीना। तो मैंने कमाया कहां पर? दुबई में। काम कहां किया? दुबई में। रिसीव्ड कहां हुआ? दुबई के अंदर। ठीक है? अब रिसीव्ड होने के बाद में मैं अपने परिवार को भेजता हूं। मेरे पापा को पैसे भेज रहा हूं बेटा, मैंने पापा को 50,000 रुपये भेज दिए। तो ये जो पैसा भेजा गया है इसे बोलते हैं रेमिटेंस। अगर ये अप्रूव्ड मोड से भेजा गया है तो ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि पापा ने ना तो ये कमाया है, ये तो पापा ने तो क्या लिया है सिर्फ। तो ये रेमिटेंस जो होता है ये पापा के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ आया? क्योंकि जो इनकम है ये बाहरी कमाई थी और बाहरी मिल गई थी, बस अब तो क्या कर रहे हो? उसको आप भेज रहे हो इंडिया के अंदर, इसलिए वो इनकम क्या होगी? आपकी फॉरेन इनकम ही मानी जाएगी और ये टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया के अंदर। बताओ समझ में आया? और यदि आपका ये अनअप्रूव्ड मोड है, मतलब आप हवाला के थ्रू भेजते हैं, हवाला का समझते हो आप बेटा? गलत तरीके से भेजते हैं आप, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये फिर टैक्सेबल हो जाएगा अगर पकड़ा गया तो। बढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ा कि सर जो इनकम है आपकी वो दो कैटेगरी में डाल रखी है हमने। एक तो इंडियन इनकम और दूसरी क्या है आपकी? फॉरेन इनकम। तो जो इंडियन इनकम है, आरओआर के हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल। आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल और एनआर के हाथ में टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। यही तो बता रहा हूं आपको इतनी देर से मैं कि इंडियन इनकम तो बेटा सबके हाथ में ही टैक्सेबल होती है, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो। तो सोचना ही नहीं है, साहब सीधा कर देना है। पर यदि कोई फॉरेन इनकम है आपकी, अगर कोई फॉरेन इनकम है, तो ये फॉरेन इनकम आपकी क्या टैक्सेबल होगी? अगर फॉरेन इनकम आरओआर, मतलब आरओआर है, आप रेजिडेंट है तो आपके हाथ में टैक्सेबल है।
नॉन रेजिडेंट है तो आपके में टैक्सेबल नहीं है। पर यदि RNOR है तो केवल 2 टाइप की फॉरेन इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। और क्या होगी बेटा? इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये 2 बात याद रखना बेटा कि अगर बिजनेस आप करते हैं उसका कंट्रोल कहां हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। जब प्रोफेशन आप करते हैं तो उनका सेटअप कहां हो रहा है बेटा? इंडिया में सेटअप लगा हुआ है। तो पहले इन दोनों का मतलब समझो कि सेटअप इंडिया का मतलब क्या कि सर मेरा जयपुर में ऑफिस है बेटा, सीए का ऑफिस, और मैं चाहता हूं कहां पर? मैं यूएस में जाता हूं और वहां कंसल्टेंसी दे के आता हूं और उस कंसल्टेंसी मुझे 2 लाख रुपए मिलते हैं बेटा। तो ये कह रहे हैं साहब ये 2 लाख रुपए किस वजह से मिले? क्योंकि आपका ऑफिस कहां पर है? इंडिया में सेटअप है। तो इसका मतलब ये 2 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ROR के हाथ में टैक्सेबल होगा, एज वेल एज RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि पैसा कमाया कहां है मैंने? दुबई, सॉरी यूएस में, और ये मिला भी कहां है? यूएस में। इसलिए इनकम तो कौन सी है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम क्या होती है बेटा? सिर्फ रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। पर ऐसी फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कहां पर है? इंडिया में सेटअप है, प्रोफेशन इंडिया के अंदर है, तो वो RNOR के हाथ में भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। फिर समझिए, देखिए पूरी कहानी यही है कि जब तक आप इस कहानी को नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये कहानी क्या है बच्चों? कहानी ये है कि सर ऐसी कोई इनकम जो आपने इंडिया से कमाई है तो सबके हाथ में टैक्सेबल। सबका मतलब चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे NR हो, सबके हाथ में टैक्सेबल। पर ऐसी कोई इनकम जो फॉरेन इनकम है तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सिर्फ ROR के हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। परंतु RNOR के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगी। कब हो जाएगी? यदि ये 2 इस टाइप की इनकम है कि आपका बिजनेस कहां है? कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, बिजनेस का कंट्रोल, और प्रोफेशनल सेटअप कहां हो रहा है बेटा? आपका इंडिया में प्रोफेशनल सेटअप रखा हुआ है। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हमारे बुक का, और फिर मैं आपको डीम्ड वाला कंसेप्ट लिखवाता भी हूं और समझाता भी हूं। पहले अपना बुक आपके पास होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटा। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं हम। देखो, Mr. Ram provide the following detail of income. Calculate the income which is liable to be taxed in India for assessment year 2021, assuming that, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये मॉड्यूल आपका पुराना है, अभी नया मॉड्यूल आने वाला है आपका। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पर कितना है? 2021 है। हमें कौन सा पढ़ना है? असेसमेंट ईयर 21 22 पढ़ना है बच्चों। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है? ये प्रिंट आउट नहीं है कितने बच्चों के पास? युवराज पूछ रहे हैं सर अप्रूवल डीम्ड इनकम वापस बताना। डीम्ड बेटा, डीम्ड में लिखवाऊंगा ना अभी आपको युवराज, अप्रूवल वाली। तो वो मोड रेमिटेंस का मोड पूछ रहे हो ना? अप्रूवल का मतलब बैंक के थ्रू भेजा आपने यार, लीगल तरीके से भेजा है, बैंक के थ्रू भेजा है पैसा पापा को। कितने बच्चों के पास इसका प्रिंट आउट नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ बच्चों। मतलब सबके पास है? बच्चे बैठे हैं क्लास में, सबके पास है। चलिए बढ़िया बात है बेटा ये तो। अब देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना बेटा। देखो गलतियां कहाँ होती है वो बताता हूँ आपको मैं, और आपको वही चीज सीखनी है। तो मैं काम करता हूँ साथ साथ में, यहाँ मैं इसके 3 टुकड़े बना ही लेता हूँ। पहला है ROR, दूसरा है RNOR, और तीसरा है NR। ठीक है बच्चों? देखो, सबसे पहली इनकम, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। बताओ जी क्या होगा? जैसे ही आपने पढ़ा कि सर रिसीव्ड इन इंडिया, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम कौन सी है बच्चों? ये इनकम होगी इंडियन इनकम। और हमें पता है सर इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल है। इसका मतलब ये जो सैलरी मिली है 1,40,000, ये तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, चाहे आपका स्टेटस चाहे ROR हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे NR हो, तीनों में से एक स्टेटस होगा।
अगर मान लो मैं आर आर हूं तो क्या होगा, तो भी टैक्सेबल होगा। अगर मैं आर एन ओ आर हूं तो क्या होगा, तो भी टैक्सेबल होगा। अगर एन आर हूं तो भी क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर समझ में आया। क्यों हुआ, देखो आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों देखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वर्ड देखो स्टार्टिंग क्या लिखा, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में मिल गई है। और जो चीज रिसीव्ड इन इंडिया होता है वो क्या होता है, ये देखो नोट्स भी लिखवाए मैंने अभी आपको। जो रिसीव्ड इन इंडिया होता है वो क्या होता है, आपकी इंडियन इनकम। देखो पहले पोस्ट में ये लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या हो गया, आपकी इंडियन इनकम। तो ये समझ में आया पहला वाला पॉइंट आपको। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाला क्या है, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले बताओ ये इनकम कौन सी है, ये समझे कुछ करो बेटा। ये इनकम है फॉरेन इनकम, कैसे पता चला सर, क्योंकि बिजनेस कहां पर है आपका, नेपाल में, और मिलता भी कैसे पैसा कहां से है, नेपाल में। इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है। और इसका बिजनेस कंट्रोल्ड कहां पर है, इंडिया में है। इसका मतलब कि सर ऐसी कोई इनकम जो फॉरेन इनकम है वो आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होती है, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। पर क्या ये आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या, चेक करो, क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर कितना होगा, ये 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नोट्स भी साथ साथ देखते रहो बच्चों, नोट्स भी साथ साथ देखते रहो, क्योंकि जो नोट्स मैंने बना के दिए हैं बेटा ये शानदार हैं। आपको सिर्फ उसको देखना है, क्योंकि लिखा बहुत थोड़ा है पर उसको समझना बहुत आसान है। समझ में आया बच्चों, हाँ भाई सबने कहा, खुशी ने कहा सर समझ में आ गया, युवराज कह रहे हैं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो, स्टेप समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो स्टेप से होकर निकलना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको यह पहचाना कि इनकम कौन सी है, फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है। अगर आपने ये पहचान लिया तो फिर आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। ठीक है साहब, कोई इंटरेस्ट मिला, वो कंपनी डिपॉजिट कहा किया, कनाडा में, मतलब कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम। 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, ओहो, मतलब उसका 1/3 इंडिया में मिल गया। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो 30,000 है ना आपका, इस 30,000 के दो टुकड़े हैं। 1/3 तो आपको इंडिया में मिला, इसका मतलब ये कौन सी इनकम बन गई है, इंडिया की इनकम 10,000, ये तो हो गया आपकी इंडियन इनकम। और बाकी जो 2/3 आपका है, मतलब 20,000, ये कौन सी इनकम बेटा, आपकी फॉरेन इनकम है। ये हमने पहचान लिया। अब मेरे बच्चों, जब आपने ये पहचान लिया कि कितनी इंडियन है और कितनी फॉरेन है, तो जो आर ओ आर होता है उसके हाथ में तो चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों टैक्सेबल होती है। तो 10,000 भी टैक्सेबल होगी और ये 20,000 भी टैक्सेबल होगी। इसका मतलब ये पूरा 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। परंतु जो बाकी जो बच गई तो कहानी, उनके हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। कितनी होती है, सिर्फ इंडियन इनकम। तो कितने कितने आएगी, 10,000 और 10,000। जल्दी बताओ देख के, करो बच्चों जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है सिर्फ युवराज का, बाकी सब विनय। अरे बताओ, बता तो दो, समझ में आ गया नहीं आ गया, बता तो दो। हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए आप। अदरवाइज मुझे लगता पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही बोले जा यस रहा हूँ। सर आ गया। ऐसा लग रहा है मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। मुझे तो आता है ना, आपको समझा रहा हूँ मैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, बस आगे देखना ही नहीं है बेटा। प्रॉफिट कहां से आया बेटा, मुंबई से आया। और जैसे मुंबई से प्रॉफिट आया, ये कौन सी इनकम बन गई आपकी, ये बन गई इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम क्या होती है बेटा, सारी दुनिया, मतलब पूरे पूरे सब पे टैक्सेबल होगा। तो आर ओ आर के हाथ में भी ये 1 लाख टैक्सेबल होगा, आर एन ओ आर के हाथ में भी 1 लाख टैक्सेबल होगा, और एनआर के हाथ में भी 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया, यस। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002-3 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड इंडिया। तो दो चीज रेमिटेड होती है बेटा, वो क्या होती है, एग्जाम्ड होती है इंडिया के अंदर।
इससे बोलते हैं बेटा, इसको लिख लो जिनके पास किताबें में सब बच्चों के पास किताबें हैं, इसको लिखो बेटा। पहले तो इस पे लगाओ स्टार, ये जो पॉइंट है इस पे लगाओ स्टार। ये पॉइंट आपको, इसमें गलती करोगे आप इन फ्यूचर भी। और लिखो ये कौन सी इनकम होती है, इसे बोलते हैं पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट की जो अनटैक्स्ड इनकम होती है, ये वो इनकम। और ये क्या होगी बेटा, ऑलवेज एग्जेम्प्ट होगी, किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होती। पास्ट की जो अनटैक्स इनकम होती है, पास्ट की जो अनटैक्स फॉरेन इनकम, देखो पूरा फॉरेन इनकम, ये कभी भी किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होती बच्चों। ठीक है, ये नोट में भी लिखवा दूंगा, नोट्स के अंदर भी आपको। और ये जो है ना 2 लाख रुपए, इसका याद रखना, ये कभी भी किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे आप ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे आप NR हो। लिख लिया सब बच्चों ने? पढ़ सकता हूं आगे? बढ़िया, अब आगे क्या देखते हैं नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंडिया, बस आगे तो है ही नहीं, आगे तो पढ़ना ही नहीं है साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। इसका मतलब ये कौन सी इनकम होगी, है इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम बेटा सबके हाथ में टैक्सेबल है। 45 यहां पर भी आएगा, 45 यहां पर भी आएगा, और 45 यहां पर भी आएगा। अगला है इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंडन बट रिसीव्ड इन दिल्ली। रिसीव्ड हो गया मतलब क्या हो गया, फिर से इंडियन इनकम होगी। और इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। यहां पर भी 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन बट रिसीव्ड इन कनाडा, मतलब दोनों ही क्या है बेटा, प्योर कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये इनकम है फॉरेन इनकम। अब क्या कोई बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है क्या, नहीं सर। क्या प्रोफेशन सेटअप या बिजनेस कंट्रोल इंडिया है क्या, नहीं सर। इसका मतलब ये प्योर फॉरेन इनकम है। तो किसके हाथ में, केवल और केवल आपके रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, और किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और लास्ट है आपका सर इनकम बिजनेस इन जामिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों, ये जो है ना, ये फॉरेन इनकम है, और ये यहां पर टैक्सेबल है, यहां पर टैक्सेबल नहीं है। टोटल लग जाएगा इसका, देख लो। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना हो आपको, रिपीट करवा सकते हैं। नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड का मैं नोट बना देता हूं बेटा आपको, क्योंकि बुक में थोड़ा सा कम भी लिखा हुआ है और ढंग से भी नहीं लिखा हुआ। तो डीम टू बी रिसीव्ड का मैं आपको नोट बना देता हूं। एक काम करते हैं, दोनों इकट्ठा नोट बना लेते हैं, डीम टू बी और अक्रू का भी। दोनों इकट्ठा बना देते हैं, इसका अक्रू और राइज का भी बना देता हूँ साथ साथ में। बना लो बेटा नोट इसका भी। नोट्स बनाओगे तभी तो ये याद रहेगा बेटा, बुक वाला तो याद होने वाला भी नहीं जल्दी से। लो भाई, इतना स्टार्ट करो। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगला टॉपिक है हमारा डीम्ड टू बी रिसीव्ड। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड।
contribution made by the employer, contribution made by the employer to RPF beyond 12% ऑफ सैलरी। वैसे ये जो टॉपिक है इसको सैलरी चैप्टर में हम देखेंगे, फिर भी किस तरह से है ये मैं बताता हूँ आपको कि सर मान लीजिए ये है आपका एक फंड, जो भी एम्प्लॉय काम करता है बेटा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, तो जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड बनाती है। आपने नाम भी सुना होगा प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। तो एक कंपनी है, मान लेते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और इन्होंने एक प्रोविडेंट फंड बनाया आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसे बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इस फंड में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, एक कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, एक कंट्रीब्यूट करता है बेटा एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, ये कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा उसका, एग्जम्प्ट रहेगा। ये कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहता है, एग्जम्प्ट, इस पे कभी टैक्स नहीं लगता। और जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, सुना ध्यान से आप, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो ये कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी किसकी बच्चों, एम्प्लॉय की सैलरी। वहां तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट। और एक्सेस ऑफ 12% से ऊपर जितना भी होगा उसे हम क्या बोल देंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सर वापिस बताना है। बता रहा हूं बेटा, और ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है ना, ये एम्प्लॉय के हाथ में, ये क्या होगा बेटा, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये अमाउंट जो है ये टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये डायग्राम बना लो बेटा। वैसे इस सैलरी में हम फिर से रेफर कर रहा हूं इसको, मैं इस सैलरी में फिर पूरा बताऊंगा आपको, मैं रेफर सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर में पूरा मैं आपको फिर से रेफर करूंगा ये। और एक बार डायग्राम बनाओ, और उसके बाद में, डायग्राम के बाद में बेटा मैं आपको ये फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैसेज करो मुझे डायग्राम बना के। फिर समझ लेते हैं एक बार इसको। देखो इधर कि सर हर एक कंपनी, जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी में मिस्टर पी एम्प्लॉय है, मिस्टर पी एम्प्लॉय है बच्चों। ठीक है, मिस्टर पी मतलब मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूं। अब इस कंपनी में मैं मेहनत से काम करता हूं बेटा, एक समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। भाई हर एक आदमी बूढ़ा होता है, आप हमेशा काम नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में 60 साल, 65 साल, 70 साल बाद उठना पड़ेगा। फिर आपको घर पे रहना पड़ेगा, आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे। हो सकता है बच्चे देखभाल करें, हो सकता नहीं भी करें, दोनों से काम है बेटा इसमें। तो अब
गवर्नमेंट उस कंपनी का जो मालिक है उस पर गवर्नमेंट कहती है कि भाई तेरा एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो इसके भविष्य के लिए कुछ तो सोच। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, कंपनी जो क्या करती है बेटा, इसको बोलती है कि एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक फंड क्रिएट करते हैं। उस फंड को नाम दिया गया बेटा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये फंड चार तरह के होते हैं, वो सैलरी में बताऊंगा बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, पर फिलहाल यहां पर मैं आरपीएफ की बात करूंगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। ये चार होते हैं टोटल। सैलरी में बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा चार्ट बनाऊंगा इसका मैं। ठीक है, अब ये फंड जो बन गया है, इस फंड में बेटा दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अपनी सैलरी का, जैसे मुझे मान लो 50,000 सैलरी मिलती है, तो इस 50,000 में से मैं 10,000 रुपये इस फंड में डाल देता हूं। उतना ही पैसा हमारा एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से, मेरा एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से इसमें डालता है जितना मैं डालता हूं। ठीक है, अब लो कहता है कि सर अगर आपने जितनी एम्प्लॉय की सैलरी है उसके 12% तक, अगर आपने मतलब एम्प्लॉयर ने 12% तक अगर आपने क्या किया है उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो ठीक है। पर 12 से ज्यादा कर दिया, मान लो 14% कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये जो 2% एक्स्ट्रा आपने दिया अपने एम्प्लॉय को, ये आपकी डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मान ली जाएगी। ठीक है ना, और ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, इसे भी इंडियन इनकम बोलेंगे। तो डायग्राम देखो फिर समझा रहा हूं आपको मैं। मैंने इसमें क्या दिखाया आपको कि सर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है वो तो एग्जेम्प्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इस कंट्रीब्यूशन का अप टू 12% तक सैलरी जो आपका है वो तो क्या रहेगा बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगा। मैं लिख देता हूं, आप एग्जेम्प्ट रहेगा। और 12% के बाद में जितना भी है, एक्सेस ऑफ 12% है, वो क्या होगा बच्चों, इसे डीम टू बी मान लिया जाएगा। और ये डीम टू बी क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। आप बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो। सर डीम टू बी रिसीव का मतलब नहीं समझ आया। डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब बेटा मिला नहीं है फिर भी मान लिया जाएगा आपको ही मिला है ये। तुम और देखो, वैसे सैलरी चैप्टर का हिस्सा है ये, फिर भी मैं, अब लो भाई, अब प्रैक्टिकली सोचना बेटा कि एक फंड बनाया गया है, का नाम है आरपीएफ। ये फंड क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है ना, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बैंक अकाउंट है उसमें बना हुआ है। इसमें इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कोई बात नहीं, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा उसमें। अब ये जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो तो फंड में हो रहा है ना, ये पैसा मिलेगा कब, जब इंप्लॉय रिटायर हो जाएगा, अभी थोड़ी मिल रहा है। तो लोग कहता है कि साहब ये मिला तो नहीं है मुझे। अगर मैं इंप्लॉय हूं और मेरे इंप्लॉयर ने मान लो 15% इसमें डाल दिया फंड में, तो मुझे मिला नहीं है। ये मिलेगा कब, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जब रिटायरमेंट आएगा मेरा, तब मिलेगा मुझे ये पैसा। ये तो बात समझ में आ रही है आपको, अभी तो मिला नहीं। तो लोग कहता है कि साहब ये 12% तो एग्जेम्प्ट है, 3% जो आपको मिला नहीं है फिर भी हम ये मानेंगे कि आपको मिल गया, तो हम डीम टू बी रिसीव्ड आपके हाथ में मानेंगे। और डीम टू बी मानेंगे इसलिए मतलब क्या होगा, ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आप समझ में अब तो। तो सर किसकी सैलरी से कटता है टैक्स? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। मेरे सैलरी की एम्प्लॉय की सैलरी से निकलता है टैक्स? बेटा इस सैलरी चैप्टर में बात करेंगे ना, कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, क्या होगी, सैलरी चैप्टर है बेटा, कम से कम 25 लेक्चर लगेंगे वहां पढ़ाने में मेरे को। वहां वहां के लिए छोड़ो बेटा ये बात। देखो ना, नोट्स में साफ साफ लिखवाए मैंने आपको, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, रेफरेंस सैलरी चैप्टर, वहां पूरी बात करूंगा बेटा मैं। अब बार बार ये क्वेश्चन पूछने इसलिए बता रहा हूँ डीम टू बी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मिला तो है नहीं, इसलिए इसको हम डीम टू बी बोल रहे हैं। इस सैलरी चैप्टर में करेंगे बेटा, पूरी कहानी सैलरी चैप्टर में आएगी, पूरे पीएफ के पूरे फंडे आएंगे बेटा सैलरी चैप्टर के अंदर। एक मिनट कहता हूँ। इसमें भी लिखा है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सेस 12% सैलरी, इतना ही लिखा है बेटा, और तो समझाया भी नहीं। तो ये डीम टू बी का मतलब क्या होता है, ये बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये सैलरी चैप्टर में आएगा, हमारे सैलरी चैप्टर में। ठीक है, तो मैं आपको सैलरी चैप्टर भी दिखा देता हूँ।
ये देखो बेटा, सैलरी चैप्टर में एक बैच में चल रहा है अपने, उसमें ये पूरा का पूरा, ये पूरा पीएफ पढ़ाऊंगा बेटा आपको। थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये मैंने बताया भी आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको ये समझाया थोड़ा सा। ये पूरा पीएफ चलेगा बेटा, पहला पीएफ, दूसरा पीएफ, तीसरा पीएफ, तो वहां चलेगा ना, क्यों यहाँ पर आप इस पे मतलब बच्ची कर रहे हो? जब वहां आएगा तब देखेंगे बच्चों, अभी क्या क्या जल्दी हो रही है आपको? ठीक है, बोल तो दो यस नो। चलिए, वैसे भी टाइम हो गया है बेटा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।